नमस्कार दोस्तों। ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के एक और सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक के हमने जितने भी सेशंस किए हैं उन सेशंस के अंदर हमने ओवर करंट अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शंस के फंडामेंटल कंसेप्ट्स को देखा है। हमने देखा है कि इंस्टेंटेनियस, टाइम डिलेड और आईडीएमटी ओवर करंट कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और क्यों यूज में आते हैं। फिर नॉन डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन के कोऑर्डिनेशन कैसे किए जाते हैं। और लास्ट जो सेशन था हमारा, उस सेशन में हमने देखा था कि अगर हमारे पास मल्टीपल फीडर्स है तो मल्टीपल फीडर्स में किस टाइप से कोऑर्डिनेशन किए जाएंगे, टीएमएस कैसे निकालना है। इसको भी हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा था। और फिर हमने लास्ट सेशन में एक नया टॉपिक शुरुआत किया था जिसमें हमारा था कि डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों आती है। जहां पर हमने बात की थी एक पहले सिंपल सिस्टम का जिसमें दो सोर्सेज हैं और डिफरेंट साइड से लोड फ्लो हो सकता है। उसके बाद अगर रिंगमेन सिस्टम है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट आती है। फिर अगर रिंगमेन सिस्टम विद मल्टीपल सोर्सेज हैं तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट किए जाते हैं। यहाँ तक के डिस्कशन के बाद आज का जो सेशन है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि पैरेलल फीडर्स में कैसे कोऑर्डिनेशन किए जाते हैं। जैसा कि मैंने इस सीरीज के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा था कि ये एक बहुत लंबा सीरीज होने वाला है जिसके अंदर हम ओवर करंट अर्थ फॉल्ट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है सबको कवर करेंगे। तो इसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं कि डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन फॉर पैरेलल फीडर्स कि पैरेलल फीडर्स में ओवर करंट प्रोटेक्शन के कोऑर्डिनेशन कैसे किए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले के जितने भी सेशंस थे उसमें हम लोगों ने जो भी टॉपिक किए थे वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक सोर्स है और इस साइड में लोड है। हमारे पास दो फीडर्स है। पहला जो फीडर है उसके लिए अपने पास जो रिले लगा हुआ है वो है रिले ए एंड रिले सी। ए एट सोर्स एंड एंड सी एट लोड एंड। सिमिलरली जो दूसरा फीडर है उसके लिए रिले 51 बी और डी है। 51 हमने पहले बात किया था कि 51 जो होता है वो टाइम डिलेड ओवर करंट होता है। मीन्स ये डेफिनेट टाइम भी हो सकता है, आईडीएमटी भी हो सकता है। अब जो अगर आपको स्टार्टिंग के सेशंस याद हो तो स्टार्टिंग के सेशन में हमने क्या कहा था कि हमेशा ग्रेडिंग जो है लोड से सोर्स साइड में की जाती है। दैट मीन्स कि जो रिले सी है उसके साथ रिले ए की ग्रेडिंग की जाएगी और सिमिलरली डी के साथ बी की ग्रेडिंग की जाएगी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर सी का सपोज मैं डेफिनेट टाइम के एग्जांपल से अगर बताऊं कि सी का मान लीजिए ऑपरेटिंग टाइम 0.1 है तो ए का ऑपरेटिंग टाइम 0.5 होगा, 4 CTI इक्वल टू 0.4। सिमिलरली अगर डी और बी में देखेंगे तो इसमें भी इसी टाइप से कोऑर्डिनेशन होगा कि इसका अगर 0.1 है तो इसका 0.5 होगा फॉर दिस CTI 0.4। अगर हम आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो ए एंड बी का अगर आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक आपका इस टाइप से है तो सी और डी का इससे जस्ट नीचे सिमिलर टाइप का होगा और ये आपका कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल रहेगा। तो यही यहाँ पर दिखाया हुआ है कि ए एंड बी का ये आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक है और सी एंड डी का एग्जैक्टली सेम आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक विद सम कोऑर्डिनेशन टाइम इंटरवल। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि अगर हम इस फॉल्ट की बात करें, फॉल्ट एफ का, तो इस फॉल्ट के लिए हमारे पास सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो रिले ए और रिले बी जो क्योंकि फाइनली डायरेक्टली यहाँ की लोड वाला जो बस है उसी पर अगर फॉल्ट है तो उस पर अगर फॉल्ट है तो आपकी दोनों ही फीडर स्ट्रिप होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि फॉल्ट किसी एक पर्टिकुलर फीडर में है, मतलब फीडर 1 में है या फीडर 2 में है, तो आपका वो पर्टिकुलर फीडर ट्रिप होना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं ये रेडियल सिस्टम है, सिंगल सोर्स एट वन एंड विद नॉन डायरेक्शनल रिलेज ओनली। तो अब इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, तो मान लेते हैं कि ये लास्ट वाला जो अपना स्लाइड है उसी का कंटिन्यूएशन है कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई फॉल्ट आया। इस फॉल्ट के लिए हमारे पास फॉल्ट करंट कैसे आएगा, इस साइड से एंड इस साइड से। तो वही यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि इस साइड से जो करंट है दैट इज I1 और इस साइड से जो करंट आ रहा है दैट इज I2। जो हमारा टोटल फॉल्ट करंट मान लेते हैं I1 प्लस I2 है। अब यहाँ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ के लिए आप देखेंगे ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, इसको कुछ भी मान लेते हैं कि सेकेंडरी के टर्म्स में ये 2 एम्पियर है, ये 1 एम्पियर है और टोटल फॉल्ट करंट जो है हमारा वो 3 एम्पियर है।
तो अभी आप अगर पिछले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे भले ही ए एंड बी का सेम कैरेक्टरिस्टिक है, फिर भी क्योंकि ए का करंट ज्यादा है तो ए जो है वो जल्दी ट्रिप कर जाएगा एज कम्पेयर टू बी। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो बी वाला जो साइड है जहाँ से हमारा करंट जा रहा है वो सेम करंट सी और डी की रिले भी देख रही होगी। तो दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पर सी और डी पर नॉन डायरेक्शनल रिले लगाया हुआ है, इन दोनों रिले में एग्जैक्टली सेम करंट है, दोनों रिले का कैरेक्टरिस्टिक भी एग्जैक्टली सेम है, तो एग्जैक्टली सेम कैरेक्टरिस्टिक और सेम करंट होने के कारण से सी और डी दोनों रिले ट्रिप हो सकते हैं। तो जब सी और डी दोनों ट्रिप हो जाएगा तो हमारा जो सिक्योरिटी है, जो हमने जिसके लिए रिले लगाया था, वो लॉस हो जा रहा है, क्योंकि हमारा होना क्या चाहिए था? ओनली ए एंड सी ऑपरेट होना चाहिए था, बी और डी ऑपरेट नहीं होने चाहिए थे। बट बिकॉज ऑफ आपका जो ये सेम नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक की रिले होने के कारण से सी और डी रिले भी ऑपरेट हो रही है। तो यहाँ पर दोबारा से हमें डायरेक्शनल रिले की रिक्वायरमेंट आती है। अब हम डायरेक्शनल रिले यहाँ पर कैसे लगा सकते हैं? हमें पता है कि जब भी आपका नॉर्मल लोड कंडीशन है तो नॉर्मल लोड कंडीशन में करंट कैसे फ्लो होगा? फ्रॉम सोर्स टू लोड, ये इस टाइप से फ्लो होगा, और दूसरे में भी फ्रॉम सोर्स टू लोड अगर नॉर्मल कंडीशन है। जबकि जब फॉल्ट कंडीशन है तो हमें पता है फॉल्ट कंडीशंस में जो है करंट किस टाइप से फ्लो हो रहा है। यहाँ वाले के लिए तो अभी भी सेम है, जबकि इस सी के लिए क्या है? अभी फॉल्ट की टाइम पर करंट डायरेक्शन लोड करंट डायरेक्शन के उल्टा। तो अगर हम यहाँ पर जो सी और डी रिले है उसको डायरेक्शनल रिले बनाते हैं, और उस रिले को अगर हम इस टाइप से उसकी डायरेक्शन सेट करें कि अगर लोड के डायरेक्शन में लोड का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो है तो रिले रिस्ट्रेन होनी चाहिए, और लोड के डायरेक्शन के अपोजिट अगर करंट है तो दैट मीन्स वो फॉल्ट करंट है और तब रिले ऑपरेट होनी चाहिए। तो अब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया है? डायरेक्शनल कंट्रोल इनेबल किया है एट सी एंड डी। और 67 जैसा कि हमने पहले बताया था कि 67 क्या होता है? डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन है। और अब आप अगर देखें कि सी और डी दोनों डायरेक्शनल है, और इसमें डायरेक्शन क्या है कि अगर करंट लोड की डायरेक्शन के अपोजिट है तो रिले ऑपरेट होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेम फॉल्ट में ए के लिए करंट डायरेक्शन ये है, बी के लिए ये है, सी में इस टाइप से है, और डी में ऐसे है। क्यों ऐसे है? क्योंकि ये करंट जो है या इस टाइप से ऐसे जा करके और यहाँ से फॉल्ट में जा रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं डायरेक्शन किस टाइप में है? लोड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फॉरवर्ड मान रहा है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन उल्टा है तो ये रिले ऑपरेट नहीं होगी, जबकि ये और ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण से सी रिले ऑपरेट होगी। और यहाँ हम क्योंकि फॉल्ट फीडर 1 में है, इसको मैंने 1 माना है, इसको 2 माना है, फॉल्ट फीडर 1 में है तो सिर्फ रिले ए और सी ऑपरेट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास पैरेलल फीडर्स है, और अभी पैरेलल फीडर्स विद ओनली वन सोर्स की बात कर रहे हैं, तो उसमें लोड एंड के पास जो रिलेज होंगी उसको हमें डायरेक्शनल बनाना पड़ेगा। और सोर्स के साथ का अभी हमने पहले लास्ट सेशन में भी बात की थी कि सोर्स साइड में जितने भी रिलेज होंगे वो सभी नॉन डायरेक्शनल्स होंगे। अब जो है लास्ट जो स्लाइड हमने बात की थी वही सेम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि लोड करंट ऑलवेज फ्लोज इन नॉन ऑपरेट डायरेक्शन। जो अपनी ये डायरेक्शनल रिलेज है इसका हमने डायरेक्शन क्या सेट किया हुआ है इस टाइप से कि अगर फॉल्ट आएगा तो यहाँ पे फॉल्ट करंट की डायरेक्शन होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए फॉल्ट यहाँ पर है तो आपका फॉल्ट इधर से ये फीड करेगा और इस साइड से ऐसे, तो दैट मीन्स इस सी रिले के लिए फॉल्ट की डायरेक्शन ये है। सिमिलरली अगर डी रिले की बात करें तो इधर से ऐसे फॉल्ट करंट फीड होगा और इस साइड से ऐसे, तो दैट मीन्स डी रिले के लिए भी ये फॉल्ट करंट की डायरेक्शन है। तो दोनों साइड के लिए मीन्स लोड साइड के लिए दोनों फीडर के लिए जो भी रिले होगा लोड एंड पर उसका ऑपरेट डायरेक्शन लोड के करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब इनको सेट किया कैसे किया जाता है? तो जनरली ये बेसिक गाइडलाइंस हर एक यूटिलिटी का अलग अलग हो सकता है कि मिनिमम रिकमेंडेड टीएमए 0.1, उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन करते जाएंगे 0.23 जितना भी ऐड करना है। आईडीएमटी कैरेक्टरिस्टिक यूज किए जाते हैं, और जो मतलब अपना थर्मल रेटिंग है उसको ध्यान में रख करके हमें पिकअप करंट सेट करना है। अब इसी को एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास अब
पैरेलल फीडर को कंप्लीट ग्रेडिंग करनी है। कंप्लीट ग्रेडिंग मतलब क्या है कि हमारे पास दो फीडर्स है, इसका कुछ भी नाम ले लेते हैं 1 2। एक सोर्स इधर है, इस साइड में लोड है, सोर्स के पास भी एक रिले लगा हुआ है ए, लोड साइड में दूसरी रिले है सी, और फीडर्स के दोनों एंड पर जो रिले है वो है बी डी, और बी डी दोनों फीडर में ही रिले है। अब अगर हमारे पास इस टाइप का सिस्टम है जो कि एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, इसमें अगर अपने को कोऑर्डिनेशन करना है, अगर अपने को ग्रेडिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे? इस टाइप के सिस्टम में ग्रेडिंग करने के लिए पहले हमें सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप सिंपल बनाना होता है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर इन दोनों रिले को हमने एक जैसा ही क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप देखें तो जो भी फॉल्ट करंट आएगा रिले बी के लिए डी के लिए, वो एग्जैक्टली सेम होने वाला है दोनों के लिए। अभी हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर आप सबसे पहले केस 1 हम मानते हैं कि हम सिर्फ यहाँ पर एक फॉल्ट मान रहे हैं, बिल्कुल लोड के पास में कोई फॉल्ट है। इस फॉल्ट के लिए क्या होगा, अगर मान लीजिए दोनों फीडर सर्विस में है, तब तो ये ऐसे फॉल्ट करंट फीड करेगा और ये इस टाइप से फॉल्ट करंट फीड करेगा। तो हम एक एक करके सिंपल सिंपल कंडीशंस मानते हैं। पहला कंडीशन मान लीजिए कि इन दोनों में से कोई एक फीडर आउट है, सिर्फ सेकंड फीडर है, तो उस केस में क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा। इस टाइप की करंट मीन्स हमारे पास क्या है, एक यहाँ पर सोर्स है, ये बस P है, बस Q है, और ये हमारे पास फाइनली जो है लोड है। और अपने पास एक रिले यहाँ पर है, एक रिले यहाँ पर है, और एक रिले यहाँ पर है। ये रिले हमारे पास है A, ये रिले है B, और ये रिले है C। ये दूसरा रिले जो यहाँ पर D है, अभी इसकी बात नहीं कर, अगर आप कर भी लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी अभी जरूरत नहीं है। यहाँ पर फॉल्ट है, ये कौन सा कंडीशन है कि ओनली वन फीडर इन सर्विस। तो अगर यहाँ फॉल्ट है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सी रिले ऑपरेट होनी चाहिए। अगर सी ऑपरेट नहीं हुई तो बी होनी चाहिए, और अगर बी ऑपरेट नहीं हुई तो फाइनली ए होनी चाहिए। या सी के ऑपरेट होने से मान लीजिए फॉल्ट आइसोलेट नहीं होगा तो बी, और बी के ऑपरेट होने से भी फॉल्ट आइसोलेट नहीं हुआ तो ए। तो दैट मीन्स हमें जो रिले ए है उसका कोऑर्डिनेशन करना है बी के साथ, और बी का कोऑर्डिनेशन करना है सी के साथ, जब ओनली वन फीडर सर्विस में है। क्योंकि अगर आप देखें जैसे डॉन फीडर के लिए था, अब के लिए भी सेम है, ए बी और सी को आपस में कोऑर्डिनेट करना है। कौन से फॉल्ट के लिए, जो फॉल्ट हमारा सबसे दूर वाला IF1 है। अब सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि जब हमारे पास फॉल्ट मान लीजिए कि किसी एक फीडर में है, दैट मीन्स फॉल्ट या तो अपर फीडर में है या लोअर फीडर्स में है। तो किसी भी एक फीडर में फॉल्ट है तो उस टाइम पर कैसे कोऑर्डिनेशन करना है। तो किसी एक फीडर में अगर फॉल्ट है और दोनों फीडर सर्विस में है, वो तो हमने लास्ट एग्जांपल में ही किया है। अब अगर मान लीजिए कि ऐसा कंडीशन है कि हमारे पास यहाँ पर दोनों फीडर सर्विस में है, और दोनों फीडर सर्विस में होने के बाद आपका जब फॉल्ट आया, तो उस पर्टिकुलर फॉल्ट में मान लीजिए कि पहले हमारा किसी भी कारण से, क्योंकि जब भी फॉल्ट आएगा तो सिंपल सी बात है कि यहाँ का ब्रेकर जो भी होगा उसका टाइमिंग एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो मान लीजिए ये यहाँ से पी पॉइंट से जो ब्रेकर है वो ओपन हो गया, और ये अभी भी इस साइड सर्विस में है, तो उस केस में क्या होगा, इधर से अभी भी ऐसा आपका फॉल्ट करंट जाता रहेगा। जबकि इनिशियल टाइम में जब भी फॉल्ट आया था तब तो इस टाइप से फॉल्ट करंट दोनों में था, लेकिन अब जैसे ही ये ओपन हो गया इधर से तो फॉल्ट करंट खत्म हो गया, बट ये फॉल्ट करंट चल रहा है। तो इस फॉल्ट करंट पे हम नहीं चाहते कि हमारी बी रिले अभी ऑपरेट हो। तो ये सेकेंड हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी कि अगर फॉल्ट IF3 पॉइंट पर है तो हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि भले ही दोनों फीडर सर्विस में है, उन दोनों फीडर के सर्विस में रहने के बाद भी हमें जब इन दोनों को ग्रेडिंग करना है, तो हमें जब हम बी रिले की तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों सर्विस में है, और उस सर्विस के टाइम पर एक रिले पहले ऑपरेट हुई और इसने अपना ब्रेकर ओपन कर दिया, तो उस टाइम पर भी हमारा अभी, क्योंकि हमें पहले से पता है कि फॉल्ट इस पॉइंट पर है, तो हम नहीं चाहते कि हमारी ये वाली रिले इस रिले के पहले ऑपरेट हो। तो हमें बी और डी में भी आपस में ग्रेडिंग रखना पड़ेगा कि ये जो बी की रिले है वो रिले इस डी के रिले से स्लोअर होना चाहिए। क्यों स्लोअर होना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे तो जब यहाँ पर फॉल्ट है, मैं फिर से एक बार बताता हूँ, इस फॉल्ट के लिए ये फॉल्ट करंट ऐसे है, और यहाँ के लिए इस टाइप से फॉल्ट करंट है।
अब इस फॉल्ट करंट के कंडीशंस में अगर आप देखेंगे तो ये रिले तो ये दोनों रिले ऑपरेट होकर के फॉल्ट को खत्म करना चाहिए। अब जितना फॉल्ट करंट हमारी इस रिले बी में है उतना ही डी में है। मान लेते हैं कि ये भी करंट 1 एम्पियर है, ये करंट भी 1 एम्पियर है, तो दैट मीन्स रिले बी और रिले डी दोनों के ऑपरेट होने के चांसेस है एट द सेम टाइम। क्योंकि बी नॉन डायरेक्शनल है तो बी तो ऑपरेट हो ही सकती है, और डी क्योंकि उसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो डी भी ऑपरेट होगी। आइडियली ये और ये रिले ऑपरेट होनी चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये रिले पहले ऑपरेट हो गई और इसने फॉल्ट आइसोलेट कर दिया अपने एंड से, बस इस एंड से अभी भी फॉल्ट करंट फीड हो रहा है और हम क्या चाहेंगे कि ये रिले डी पहले ऑपरेट हो। तो दैट मीन्स कि यह जो बी रिले है इसका कोऑर्डिनेशन आपको इस डी रिले के साथ करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम डाउन फीडर में बात करें तो इस बी रिले का कोऑर्डिनेशन यहाँ के डी रिले के साथ होना चाहिए। तो ये ओवर करंट की रीडिंग्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे आता है। तीसरी एक और कंडीशन क्या हो सकता है कि सभी चीज सर्विस में हो और मान लेते हैं कि फॉल्ट यहाँ पर क्यू बस के ऊपर है। अगर फॉल्ट क्यू बस के ऊपर है तो यहाँ से टोटल फॉल्ट करंट कैसे आएगा, ये फॉल्ट करंट फीड कर रहा होगा और इधर से भी आपका फॉल्ट करंट फीड हो रहा होगा। मान लीजिए ये भी 5 एम्पियर है, ये भी 5 एम्पियर है, तो यहाँ से टोटल मतलब फॉल्ट करंट जो है 10 एम्पियर है। मैं सब कुछ एग्जैक्टली सेम मान रहा हूँ। तो अब अगर आप इसको देखेंगे कि इस रिमोट बस के फॉल्ट पे बी रिले जो दोनों बी ही है, तो जो बी रिले जो फॉल्ट करंट देख रही है वो ए रिले की फॉल्ट करंट के कंपैरिजन में हाफ है। और अभी अपनी मेन रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस टाइप से कोऑर्डिनेशन करना है कि पहले बी रिले ऑपरेट हो उसके बाद ए रिले ऑपरेट हो। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज आता है कि फॉर दिस फॉल्ट IF2 हमें इस टाइप से कोऑर्डिनेट करना है कि बी का कोऑर्डिनेशन ए के साथ हो और जो हमारा बी रिले है वो ए से पहले ऑपरेट हो, लेकिन साथ ही साथ वो कोऑर्डिनेशन कहाँ पे करना है, हमें IF2 के साथ भी करना है। मीन्स एक कोऑर्डिनेशन तो बी का कब करना है, जब IF1 के साथ है, मीन्स सी बी ए। दूसरा कोऑर्डिनेशन अगर रिमोट बस पे फॉल्ट है तो उस बस फॉल्ट के लिए जो ए रिले जो करंट देख रही है उसके हाफ करंट पर बी रिले ऑपरेट हो जानी चाहिए। तो ये भी एक टाइप का कोऑर्डिनेशन होता है। तो जब हम इन सभी कॉम्प्लेक्सिटीज को एक साथ ऐड करते जाएंगे तो इस टाइप से अपने पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बन के आता है और ये पैरेलल फीडर एप्लीकेशंस का अपना एक अलग चैलेंजेस है। तो अगर आप देखेंगे कि ओवर करंट प्रोटेक्शंस में जो हमने कोऑर्डिनेशन की बात की अपने पहले सेशन से, जब हमने स्टार्टिंग की थी हमने बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट लेकर के चल रहे थे और अब धीरे धीरे अब हम आगे के कंसेप्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में अब हम लोग जो है यहाँ से, अब तक हमने सिर्फ की डायरेक्शनल रिले कहाँ यूज करना है, यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमारी ये वाली रिले क्योंकि सोर्स के पास है तो नॉन डायरेक्शनल रहेगी, ये भी नॉन डायरेक्शनल है, ये रिले डायरेक्शनल होगी, ये डायरेक्शनल होगी और ये रिले जो है वो भी नॉन डायरेक्शनल होगी। क्यों नॉन डायरेक्शनल होगी, सी क्योंकि आप देखेंगे सी में कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं हो सकता है, ये हमेशा फॉल्ट करंट ऐसी रहेगी। अगर मान लीजिए यहाँ भी फॉल्ट है तो वो फॉल्ट करंट आपकी सी रिले के थ्रू आएगी ही नहीं। तो सी रिले जो है वो नॉन डायरेक्शनल होगी, डी डायरेक्शनल और ए और बी सोर्स के पास होने के कारण से नॉन डायरेक्शनल हो सकता है। मतलब जो बी है वो डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल कुछ भी हो सकता है, लेकिन सोर्स के ज्यादा पास वाले रिलेज को जनरली नॉन डायरेक्शनल रिलेज बनाया जाता है। कैसे कोऑर्डिनेशन करना है वो भी आपको समझ आ गया। तो अब हमें ये पता चल गया है कि कहाँ पर डायरेक्शनल रिले यूज करना है, कहाँ पर नॉन डायरेक्शनल। तो नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे कि अगर हम डायरेक्शनल रिले की बात करते हैं तो डायरेक्शनल रिले होता क्या है और उसके डिफरेंट डिफरेंट चीजें जैसे 30 डिग्री कनेक्शन, 60 डिग्री कनेक्शन, RCA, ROA, MTA, ये चीजें क्या होती है ये हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज के सेशंस को हम यहीं तक रखेंगे और उम्मीद है कि आज के सेशन में जो भी बताया गया है वो आप लोगों को क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।